हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैं बेसिकली यहाँ कोटा से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पर रसायन विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है उसके लिए अपॉइंट की गई हूँ। ओके, मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है लाइक बीटेक मैंने कंप्लीट किया हुआ है 2013 में और मैं उसके बाद से ही यहाँ पर टीचिंग फील्ड में हूँ। लगभग 7 से 8 साल मुझे यहाँ पर टीचिंग करते हुए हो गए हैं। सो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है रसायन विज्ञान और यहाँ पर हम एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं रासायनिक संयोग के नियम, जिस पे एक छोटा सा मेरा डेमो है। ओके, सो रासायनिक संयोग के नियम हमारा टॉपिक है। रासायनिक संयोग के नियम। तो बच्चों हम क्या जानते हैं यहाँ पर, जो भी रासायनिक संयोग है, रासायनिक संयोग में क्या होता है, जो पदार्थ होते हैं, जो भी तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में संयोग करते हैं और क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ उत्पाद बनाते हैं। कोई भी हमारे पास तत्व होता है वो क्या करता है, संयोग करता है। संयोग भी कौन सा, रासायनिक संयोग, और क्या बनाता है, हमारे पास उत्पाद बनाता है। ठीक है, अब रासायनिक संयोग के थ्रू हमारे पास क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उन उत्पादों में किस तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ नियमों पे आधारित होती हैं। और वो जो हमारे पास नियम है वो लगभग हमारे पास कितने हैं, 5 नियम होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास कितने नियम होते हैं रासायनिक संयोग के, 5 नियम, जिस पर वो आधारित होता है। तो पहला हमारे पास क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हमारे पास पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार हमारे पास क्या होता है, द्रव्य को ना ही हम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल भार अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थों के कुल भार के बराबर होता है। समझ में आ रहा है आपको, क्या होता है, जितना भी हमारे पास पदार्थ है अभिक्रिया में लिया है, मान लो पदार्थ जो था पहले अभिक्रिया के पहले कुछ 500 ग्राम था, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो भी उत्पाद बनेगा उसका भी भार कितना होगा, 500 ग्राम ही होगा। मतलब इसको कुल मिला के उत्पाद में हमने क्या कर दिया, बदल दिया। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है, उसका जो द्रव्यमान है वो वहां पर संरक्षित है। ठीक है, तो ये हमारे पास था पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है हमारे पास, स्थिर अनुपात का नियम। क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम हमको क्या बोलता है, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, प्रत्येक रासायनिक यौगिक में चाहे वह किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान में एक निश्चित अनुपात होता है। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, रासायनिक यौगिकों में उनके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसको अगर हम उदाहरण से समझें तो हम हमेशा क्या जानते हैं, जो वाटर होता है, जो जल होता है उसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं विज्ञान में, H2O। मतलब हमेशा हम जल के लिए H2O ही लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन जो है उसके 2 अवयवी कण होंगे और ऑक्सीजन का हमेशा एक ही होगा। ऐसा नहीं हुआ कि अगली बार जो जल का हमने कोई भी सूत्र लिखा तो उसमें H2O2 लिख दिया, कभी ऐसा होगा क्या, नहीं।
ये ऐसा नहीं होगा। जल के लिए हमेशा H2O ही लिखाया जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसके लिए हम CO2 ही लिखेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि CO3 लिख दे या C2O लिख दे, नहीं। मतलब हमारे पास क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो क्या है, निश्चित है। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो जल है उसमें भी हमारे पास इनका जो द्रव्यमान है, इसका जो अनुपात है वो निश्चित है। हमेशा हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 ही होगा, तब वो जल कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है, इसके बाद अगर हम थर्ड नियम की बात करें, अगर हम तीसरे नियम की बात करते हैं, तो हमारे पास तीसरा नियम होता है गुणित अनुपात का नियम। कौन सा होता है बच्चों? गुणित अनुपात का नियम। अब ये गुणित अनुपात का नियम क्या होता है हमारे पास? यह जो था सबसे पहले किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था हमको। ठीक है, जब भी क्या होता है, दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। जब भी दो तत्व होंगे, एक से अधिक यौगिक अगर बनाते हैं, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो वो हमेशा सरल अनुपात में होते हैं। समझ में आया आपको? ये नियम क्या बोलता है? इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तब सदा सरल अनुपात में होते हैं। जैसे हम मान लें हमारे पास कौन है, यहाँ पे कार्बन है और ऑक्सीजन है। कौन है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो कार्बन और ऑक्सीजन में क्या होगा, कार्बन हमेशा मान लेते हैं निश्चित अनुपात में है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हम क्या कर लेते हैं, अनुपात अलग अलग कर लेते हैं। तो कार्बन और एक ऑक्सीजन CO बना लिया। कार्बन और मान लो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने आ गए, 2 आ गए, तो ये हमारे पास CO2 बना लिया। मतलब अगर दो तत्व हैं और हमारे पास एक से ज्यादा क्या कर रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, तो वो हमेशा क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे इसमें अनुपात कितना आ गया, 1:1। इसमें कितना आ गया, 1:2। ठीक है, मतलब हमारे पास जो अनुपात है, इसका कार्बन का हमने अनुपात निश्चित कर दिया और ऑक्सीजन का हमने भिन्न भिन्न कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास एक से ज्यादा यौगिक बने। ये होता है हमारे पास गुणित अनुपात का नियम। इसी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास चौथा नियम आता है, जो होता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या होता है बच्चों? व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम हमको किसने प्रतिपादित किया था? रिचर ने किया था सबसे पहले। इस नियम की आधार पे अगर हम बात करते हैं तो ये नियम हमें क्या बोलता है, यदि दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे जिसमें वे आपस में संयोग करते हैं, अथवा या फिर यह अनुपात उनके संयोग करने वाले द्रव्यमानों के अनुपात का सरल गुणक होगा। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, मान लेते हैं हम हमारे पास दो अलग अलग तत्व है। तो बच्चों मान लेते हैं हमारे पास एक तत्व है। ठीक है, एक तत्व है। ठीक है, उसकी निश्चित मात्रा है, उसकी निश्चित मात्रा क्या कर रही है, बी से हमारे पास अभिक्रिया कर रही है और AB बना रही है। उसी तरह ए जो है वो क्या कर रहा है, सी से अभिक्रिया कर रहा है और AC एक यौगिक बना रहा है। ठीक है,
मतलब ए जो है, यहाँ पर जो ए है, बी है और ये सी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, मतलब ए बी ने अभिक्रिया की, ए बी यौगिक बनाया, ए सी ने अभिक्रिया की तो ए सी यौगिक बनाया, और बी और सी अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, बी सी यौगिक बनाएंगे, ठीक है। मतलब बीसी यौगिक में वही अनुपात होगा जो ए की निश्चित भार से संयोग करने वाले बी में होगा, और सी का भी वही भार होगा जो उसके साथ है, ठीक है। मतलब ये क्या होंगे, आपस में सरल गुणक होंगे। इसको अगर एक और उदाहरण से अगर हम समझते हैं, तो हमारे पास क्या है, दो तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। हमारे पास दो तत्व हैं, उसको उदाहरण से अगर हम समझे, दूसरे उदाहरण से, तो दो हमारे पास तत्व हैं, एक है कार्बन और एक क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये दो हमारे पास अलग अलग तत्व हैं और ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन से क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे, ठीक है। तो ये जैसे अभिक्रिया करेंगे, तो मान लेते हैं कार्बन ने हाइड्रोजन से अभिक्रिया की और CH4 बनाया, तो ये किस अनुपात में हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन का अनुपात अगर हम देखें तो क्या हुआ, 4:12 हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एक, और कार्बन में कितनी होती है, 6, और इनका अणु भार भी अगर हम बात करें तो 4 होता है, एक के लिए एक होता है तो 4 के लिए कितना हो जाएगा, 4, और कार्बन का अणु भार कितना होता है, 12, तो एक के लिए 12, तो इसका ये हो गया। सिमिलरली अगर हम इसी तरह देखें किसके लिए, पानी के लिए, H2O के लिए अगर हम देखते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना आएगा, कितने हैं हाइड्रोजन, 2, तो 2 के लिए 2 हो गया, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 16, ठीक है, यही होगा। या फिर हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 4:32 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, संयुक्त होते हैं, आपस में संयुक्त होते हैं, तो उनका जो अनुपात है वो कितना होना चाहिए, इसका इसमें कितना था, 12, और इसमें कितना आया, 32, इस अनुपात में वो होगा। मतलब कार्बन कितना होगा, 1, और ऑक्सीजन कितना होगा हमारे पास, 2। इसको हम बोलते हैं तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। इसी में अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे पास आखिरी नियम और पांचवा नियम होता है गैलू-सॉक का गैस आयतन संबंधी नियम। गैलू-सॉक का गैस आयतन संबंधी नियम, ये हमारे पास पांचवा और आखिरी नियम होता है। यह जो नियम होता है, यह सभी, इसमें जितने भी आयतन होते हैं समान ताप और दाब पर होते हैं, ये पहली बात है। यह जो नियम है हमको क्या बोलता है, जब गैसें आपस में संयोग करती है, जब गैसें आपस में संयोग करती है तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैस ही हो तो उसका आयतन भी अभिकारी गैसों के आयतनों के सरल अनुपात में होता है। ये हमको क्या बोलता है, गैलू-सॉक का गैस आयतन संबंधी नियम बोलता है। हमको जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि गैस आयतन संबंधी नियम, मतलब गैस के आयतन पे संबंधित है ये, ठीक है।
मतलब जब दो गैसें आपस में संयोग कर रही हैं तो वो एक सरल अनुपात में होंगी, और उनसे अगर हमको उत्पाद के रूप में गैस ही मिलती है तो वो भी क्या होगी, एक सरल अनुपात में ही होगी। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, ठीक है, जैसे H2 है और Cl2 है, अगर आपस में अभिक्रिया करके हमको 2HCl देते हैं, ठीक है, अगर 2HCl देते हैं और मान लेते हैं H2 का है आयतन कितना है, एक आयतन है, Cl2 का भी एक आयतन है, तो हमारे पास HCl अगर गैसीय अवस्था में है तो ये कितना बनेगी, दो आयतन बनेगी। मतलब इसका जो अनुपात होगा वो किस तरह से होगा, एक अनुपात दो। इसी प्रकार अगर हम और उदाहरण देखते हैं, मान लो N2 है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, ठीक है, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाती है, अमोनिया 2NH3, ठीक। तो N2 का एक आयतन है, हाइड्रोजन का हमारे पास तीन आयतन है और अमोनिया का हमारे पास दो आयतन है, ठीक है। तो इनका अनुपात कितना होगा, 1:3:2। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एक, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे दो, तो इनका अनुपात क्या हो गया, 1:3:2। तो ये था हमारे पास गैलू-साख का गैस आयतन संबंधी नियम। तो इस तरह से हमने क्या देखे, हमारे पास 5 नियम आए रासायनिक संयोग के। पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा था स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा था गुणित अनुपात का नियम, चौथा था व्युत्क्रम अनुपात का नियम और पांचवा गैलू-साख का गैस आयतन संबंधी नियम। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास रासायनिक संयोग के नियम। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो धन्यवाद।